Good morning, everybody. I'm Dr. Manju Ambia, and today we will continue with the chapter Improvement in Food Resources. Previously, we studied about improvement in crop variety, and now in the following video, we will discuss crop production management. We are all aware about India being an agriculture based country, and in India, farming ranges from small to very large farm. जो किसान है उसके पास कम या ज़्यादा ज़मीन या पैसे हैं एंड उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसके बेसिस पर ही वो वेरियस फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को वो अपनाता है। ठीक है, अब फार्मर की कितनी कैपेसिटी है इनपुट्स की, जैसे बीज खरीदना, फर्टिलाइजर्स खरीदना या इरिगेशन का इंतज़ाम करना, उसके बेसिस पर ही वो सारे क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस करता है। ठीक, एंड ये जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस है इनको हम 3 भागों में बाँट सकते हैं। फर्स्ट इज़ नो कॉस्ट प्रोडक्शन। इसमें जो है किसान उसके पास उतना पैसा नहीं है एंड वो ज़्यादा इनपुट्स जो है वो अपनी खेती में नहीं डाल सकता। ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन भी जो है वो ज़्यादा नहीं होगी। जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन है उसमें किसान जो है वो थोड़ा बहुत पैसा जो है अपनी हैसियत के अनुसार वो अपनी खेती में लगा सकता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही उसकी पैदावार होगी, उसकी यील्ड होगी एंड उतना ही वो पैसा कमा पाएगा उसमें से। लेकिन जो एक हाई कॉस्ट प्रोडक्शन होती है उसमें वो एक अमीर किसान है, उसके पास बहुत पैसा है, तो वो बहुत अच्छा इनपुट डालता है, उसमें अच्छे बीज लेगा, अच्छे फर्टिलाइज़र लेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहा है फॉर इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन भी जो है उतनी ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। ठीक है, अब हम वेरियस प्रैक्टिसेस देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे पहले आती है हमारी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब हमें मालूम है जैसे हम लोगों को न्यूट्रिशन चाहिए फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, वैसे ही प्लांट्स को भी जो है न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जो प्लांट्स को जो है 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उनमें से हवा से जो है कार्बन एंड ऑक्सीजन मिल जाता है एंड हाइड्रोजन जो है वो पानी से मिलता है। ठीक है, बाकी जो 13 आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉयल से ऑब्टेन करता है प्लांट। अब जो सॉयल से ऑब्टेन करता है वो 13 न्यूट्रिएंट्स, उसकी जो रिक्वायरमेंट है प्लांट में वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है प्लांट में, मतलब उसको वो ज़्यादा चाहिए फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, उसको हम बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं ये बहुत स्मॉल अमाउंट में प्लांट को चाहिए होते, चाहिए ज़रूर होते हैं लेकिन बहुत ही थोड़ी अमाउंट में, मतलब इनके बिना जो है प्लांट का काम नहीं चलने वाला है। थोड़ी अमाउंट है लेकिन बहुत ही क्रूशियल है। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनमें आते हैं आपके आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ठीक है, अब जो है हमारी जो इंक्रीज हो रही है यील्ड, उसको इंक्रीज करने के लिए हम जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे वो कैसे करेंगे। ठीक, या तो आप उसे मैन्योर के रूप में दोगे या तो आप उसे फर्टिलाइजर्स के रूप में दोगे। ठीक है, मैन्योर कैसे बनती है, मैन्योर बनती है डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा से। ठीक है, गोबर एंड जो आपका प्लांट वेस्ट है, ठीक है, वो सब जो है उसको जब आप डिकम्पोज कर लेते हैं तो उससे मैन्योर बनता है। ठीक है, दिस इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। एंड जो ये ऑर्गेनिक मैटर है ये एक्चुअली सॉइल के स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है। अगर आप सैंडी सॉइल में जो है ऑर्गेनिक मैटर मैन्योर के रूप में डाल रहे हैं तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। एंड क्लेई सॉइल में जो है आपकी ड्रेनेज प्रॉपर होने लग जाती है, जिससे क्लेई सॉइल में वाटर लॉगिंग नहीं होगी। ठीक, वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से जो है उसमें रिस्पायर कर सकते हैं एंड दे कैन ग्रो वेल इन इट। ठीक है, मैन्योर को जो हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 फॉर्म्स में। फर्स्ट हम लेते हैं कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है वो हमारा नेचुरल जो हम लोग करते आए हैं पुराने समय से। हम लोग गड्ढा खोदेंगे एंड उसमें जितना भी वेस्ट है, चाहे वो किचन वेस्ट हो, चाहे वो आपका काऊ डंग हो, चाहे जो गाय भैंसों का चारा बच गया है वो है, ठीक है, सीवेज वेस्ट है, सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम पिट में डाल देंगे एंड उसे ढक देंगे। मतलब गड्ढा खोद के हमने सब चीज़ें उसमें डाल दी एंड फिर उसे हम ढक देंगे। उससे जो है वो बनेगा कंपोस्ट। ठीक है, और इस प्रोसीजर को बोलते हैं हम कंपोस्टिंग। लेकिन अगर हम कंपोस्टिंग को जो है फास्ट करना चाहते हैं, ठीक, हास्टन करना चाहते हैं, हास्टन मीन फास्ट, जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें अर्थवॉर्म डाल देंगे। अर्थवॉर्म डालने से जो है कंपोस्टिंग का प्रोसीजर जो है बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग एंड उससे जो आपकी मेन्योर बनेगी उसे हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट
ये डायग्राम में आपको हमने एक जो है रेड वर्म शो किया है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारे ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर्स जो हैं, इसको आप अपनी ज़मीन में एक्चुअल क्रॉप लगाने से पहले लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा जब आपकी क्रॉप बड़ी हो जाती है, हम फिर से उसे खेत में ही प्लो कर देते हैं एंड उसे दबा देंगे मिट्टी के नीचे, ठीक है। इसमें ज़्यादातर सन हम्प है एंड गौर जो है ये यूज़ की जाती है। ये डायग्राम जो है ये सन हम्प का, ये फोटोग्राफ जो डाली है ये सन हम्प की है एंड ये है गौर, जैसे हम गवार फली भी कहते हैं। इस वाली क्रॉप को भी आप लगा सकते हैं अपने खेत में, लेकिन आप उसमें प्रोड्यूस नहीं लेंगे। वो थोड़ी सी बड़ी होती है, उसके बाद आप क्या कर देंगे, उसको दोबारा से जो है प्लो कर देंगे खेत में। आप मतलब फिर से जुताई करने वाले हैं खेत में, दबा देंगे उसे मिट्टी के नीचे, जिससे कि आपकी सॉयल में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की मात्रा जो है वो इंक्रीज होगी। एंड ये दोनों जो हैं बड़े ज़रूरी हैं प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैन्योर के बाद फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र जो है ये एक्चुअली जो है कॉमर्शियली जो है बनाए जाते हैं इन फैक्ट्रीज़। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल हैं ज़्यादातर एंड ये भी इम्प्रूव करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ प्लांट्स की एंड उनको हेल्दी रखने में मदद करते हैं। लेकिन इनमें जो है ये एकदम से प्लांट जो है बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो बिल्कुल भी जो है हमारे सॉइल में कोई भी ह्यूमस ऐड नहीं करते, बल्कि ज़्यादा इरिगेशन हो जाए या बारिश हो जाए तो ये फर्टिलाइज़र जो है या तो डीप सॉइल में चले जाएँगे या फिर बह के जो है ये जो है नदियों में या तालाबों में जो है मिल जाएँगे, जिससे कि वाटर पॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। अब फर्टिलाइज़र्स जो हैं अगर हम इसको लगातार इस्तेमाल करते रहें अपनी सॉइल में, तो इससे जो है आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मैटर को रिप्लेनिश नहीं कर रहा है, ये सिर्फ़ एक बार न्यूट्रिएंट्स देता है सॉइल में जो कि प्लांट्स ले लेते हैं, बाकी ज़मीन में कुछ नहीं बचता है, ठीक है। इसमें कोई रिचार्जिंग नहीं होती है ऑर्गेनिक मैटर की एंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो भी जो है इसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है, वो मर जाते हैं, जिससे कि उनकी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं होती। अब बहुत सारे नेचुरली जो है बैक्टीरिया प्रेज़ेंट होते हैं सॉइल में, जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो है वो फ़िक्स कर सकते हैं प्लांट के लिए, ठीक है। ऐसे जो है बहुत सारे हमारे यूज़फुल बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल में डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये बहुत ही नई तरह की फार्मिंग है इस वक्त। इसमें या तो हम बहुत कम केमिकल यूज़ करते हैं या कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते। केमिकल्स यानी फर्टिलाइज़र हो गए या हर्बिसाइड्स हो गए या पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक। हर्बिसाइड्स हम यूज़ करते हैं फॉर किलिंग वीड्स और पेस्टिसाइड ज़्यादातर पेस्ट को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एंड इसमें हम इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन की भी हेल्प लेंगे, ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करेंगे दैट विल बी ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। जितना भी आपके गाय का गोबर, भैंस का गोबर जितना भी है, उन सब से हम मैन्योर बनाने वाले हैं एंड उसी को ही हम ऑर्गेनिक मैन्योर में फार्मिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड इसमें जो है बायो एजेंट्स भी यूज़ करते हैं, उनका कल्चर को यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बायो फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए जो होते हैं। बहुत सारे जो है ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनको हम कल्चर फॉर्म में दे सकते हैं, जो कि बायो एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। बायो फर्टिलाइज़र्स की तरह वो काम करते हैं। आप उसे सॉइल में डालेंगे एंड दे विल सर्वाइव इन द सॉइल एंड दे विल फिक्स नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट। एंड बायो पेस्टिसाइड में जो है हम नीम एंड हल्दी यूज़ कर सकते हैं इन स्टोरेज। जब हम ग्रेन को स्टोर करते हैं तब आप नीम की पत्ती या फिर टर्मरिक, हल्दी को भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि कोई भी पेस्ट या कीड़े मकोड़े जो हैं या कोई बीमारी जो है आपकी ग्रेन्स को ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है स्टेप है दैट इज़ द इरिगेशन, क्योंकि पानी जो है वो क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी की वजह से जो है न्यूट्रिएंट जो है और प्लांट में जो है पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। तो वो ज़मीन पे ही रह जाएंगे, ठीक। और ये जो आपका वाटर है ये राइट स्टेज पे प्लांट को मिलना चाहिए, मतलब कि सही टाइम पे प्लांट को मिलना चाहिए, तभी जो है आपकी जो है यील्ड उतनी होगी जितनी आप चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने हर किसी टाइम पे आपने वाटरिंग कर दी या फिर उस स्टेज पे वाटरिंग नहीं की जब आपको ज़्यादा ज़रूरत थी क्रॉप को, तब आपकी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक। ज़्यादातर जो आप इरिगेशन करते हैं वो ज़्यादातर हम वेल से, केनाल से, रिवर्स या फिर टैंक से करते हैं, ठीक। वेल्स में जो है हम लोग पंप की मदद से जो है डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स में जो है उनमें से पानी निकालते हैं क्रॉप को देते हैं, ठीक। डग वेल्स जो होते हैं ये कुएँ हैं हमारे, जिनमें हम पंप लगा के पानी बाहर खींचेंगे एंड हम पानी जो है अपने खेतों में लगा सकते हैं।
ठीक है। कैनाल जो है ये एक्चुअली रिवर्स के साथ जो है जोड़ी गई होती है, ठीक, या फिर आपके डैम से जो पानी बाहर आता है उसमें भी जो है आपका जो है खेती के लिए जो कुछ पानी दिया जाता है, ठीक है। उन कैनाल पहले जो है उसकी और डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है जो कि आपके फील्ड में इरिगेशन के लिए दी जाती है, ठीक है, उन्हें हम कैनाल्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिवर लिफ्ट सिस्टम। अब जैसे कैनाल है ये हर एक जगह पे नहीं पहुंच सकती है, ठीक, या तो पानी कम पड़ जाएगा या फिर आपके ज़मीनें जो है बहुत दूर हैं तो कैनाल वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। अगर आपके ज़मीन के साथ नदी बहती है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा नदी से पानी पंप के थ्रू उठा सकते हैं और अपनी क्रॉप को दे सकते हैं, दैट इज़ रिवर लिफ्ट सिस्टम्स, ठीक है। टैंक्स जो हैं इसमें जो है हम लोग स्मॉल चेक डैम्स बनाते हैं, ठीक, जैसे आपका एक जो है ढलान वाला इलाका है उसमें आप एक चेक डैम बना देंगे, मतलब एक दीवार खड़ी कर देंगे ताकि जो आपका पानी है वहाँ पे रुक जाए। जब पानी वहाँ रुकेगा तो क्या होगा, आपका पानी ज़मीन में सीप इन होगा। जब वो नीचे की साइड सीप होगा मतलब कि उनमें इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ज़मीन में वो पानी जा रहा है, तो आपका पानी जो है वो रिचार्ज हो रहा है, आपके ज़मीन के अंदर का ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो रहा है। आप उसे बाद में भी निकाल के यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ट्यूबवेल में जब पानी निकालते हैं उसके लिए भी तो आपके जितने भी आपके अंडरग्राउंड वाटर है उसका रिचार्ज होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो चेक डैम्स होते हैं ये इसमें हमारी मदद करते हैं, ठीक है। और इरोजन को भी ये जो है हमें बचाते हैं, ज़मीन को बचाएँगे क्योंकि सॉइल इरोजन नहीं होने देते, क्योंकि चेक डैम है वो जो ढलान में जो है पानी को बहने नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न्स। इसमें जो है अलग-अलग जो है पैटर्न हम यूज़ करेंगे ताकि हमारी पैदावार बढ़े, ज़्यादा हो सके एंड हमारी यील्ड या जिसे हम प्रोडक्शन कहते हैं वो ज़्यादा हो, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग में जो है हम जो है 2 या उससे ज़्यादा क्रॉप को साइमल्टेनियसली ग्रो करते हैं, सेम पीस ऑफ लैंड है, मतलब एक साथ हम उन्हें लगा देते हैं। जैसे लोग क्या करते हैं आपने चने जो हैं वो व्हीट के साथ लगा दिए, गेहूँ के साथ। गेहूँ के साथ आपने मस्टर्ड जो है साथ में जो है आपने रोप दी, ठीक। आप मिक्स कर लेते हैं उसको एकदम बीज को एंड फिर आप उसे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं खेत में। आप कोई प्रॉपर लाइन वगैरह नहीं बनाते बल्कि आप एक ही खेत में उनको एक साथ उगने देते हैं, ठीक है। इसी तरह से सनफ्लावर एंड ग्राउंडनट की खेती भी की जा सकती है मिक्स क्रॉपिंग में, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में जो है हम लोग साइमल्टेनियसली ग्रो करते हैं 2 या उससे ज़्यादा क्रॉप्स, लेकिन इसमें हम रोज़ बनाते हैं, ठीक। 2 रोज़ जो हैं वो एक क्रॉप की होंगी, तो उससे अगली 2 रोज़ किसी और क्रॉप की होंगी, ठीक। तो रोज़ में होगा, इसमें एक साथ नहीं लगी होंगी, मतलब मिली-जुली क्रॉप नहीं होगी, इसमें रोज़ बनी होंगी, मतलब लाइनों में लगाएँगे आप। एक लाइन में एक क्रॉप होगी, दूसरी लाइन में दूसरी क्रॉप होगी, ठीक है। इस तरह से आप सोयाबीन लगा सकते हैं मेज़ के साथ, ठीक। आपने जैसे 4 लाइनें जो हैं वो मेज़ की लगा दी, आगे की 4 लाइनें जो हैं आपने सोयाबीन की लगा दी, फिर आगे की 4 लाइनें आप फिर से आप अपनी मकई की लगा सकते हैं। उसी तरह से आप जो है बाजरा एंड लोबिया के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम इसमें ऐसी क्रॉप को चूज़ करते हैं जो कि प्लांट को न्यूट्रिशन दे, मतलब एक अगर न्यूट्रिशन ले रही है तो दूसरी ज़मीन को न्यूट्रिशन वापस करे, ठीक है। जैसे कि आपकी सोयाबीन है, ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, तो ये नाइट्रोजन सप्लाई करेगी सॉइल में, है ना। उसमें जो है राइज़ोइड्स जो सॉरी उसमें जो है रूट नोड्यूल्स होते हैं जिनमें कि राइज़ोबियम रहता है, जिससे कि नाइट्रोजन फिक्स होता है। तो आपकी जो नाइट्रोजन है वो कहीं न कहीं जब आपकी रूट्स जो होती हैं वो उनकी जो है सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं अगर ज़मीन के नीचे, तो उनकी जो डिकम्पोज़िशन होगी ज़मीन में एंड वो नाइट्रोजन जो है वो मेज़ को मिल सकती है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है वो बराबर जो है प्लांट्स को मिल पाएगा एंड कई बार हम ऐसी क्रॉप्स को भी लगा सकते हैं जो कि पेस्ट एंड डिजीजेस को स्प्रेड होने से रोक देती है, ठीक। एक ट्रेंच का एक बीच में खाई जैसा काम कर रही है। जब आप एक साथ पूरी क्रॉप लगाते हैं ना तो आपस में वो जो है मिली हुई होती हैं, एक दूसरे को टच कर रही होती हैं जिससे कि बीमारियां फैलती हैं। जब हम उनके बीच में दूरी कर देते हैं, जैसे हमने 4 लाइनें अगर मकई की लगाई, बीच में 4 लाइनें सोयाबीन की लगाई, फिर मेज़ की लगाई, ठीक है। मतलब मकई की 4 लाइनें फिर से लगा दी हमने, तो आपने क्या देखा दूरी आ गई। जो मकई के बीच में जो है एक ट्रेंच बन गई सोयाबीन की, एक खाई जैसी बन गई जिससे कि क्रॉप जो है आपस में नहीं मिल पा रही है, जिससे कि आपकी पेस्ट जो है या फिर डिजीज़ेज़ जो हैं वो फैलेंगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्रॉप रोटेशन। इसमें जो है हम प्री प्लान करके चलते हैं कि हमने साल भर में क्रॉप किस तरह से यूज़ करनी है। जैसे कि एक समय आप व्हीट लगा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम पे आप उसमें मकई लगाएँगे, फिर उसमें आप उसमें राइस लगाने वाले हैं। जैसे आप पूरा एक जो है
प्लानिंग करके चलेंगे। एंड वो जो प्लानिंग होगी वो इस तरह से होएगी कि आपका एक क्रॉप अगर ज़मीन से न्यूट्रिशन ले रही है तो दूसरी क्रॉप ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी सॉइल को रिचार्ज करे न्यूट्रिशन से, ठीक। एंड हम ये भी देखेंगे कि आपकी सॉइल में कितना मॉइस्चर है, कितना इरिगेशन है, इसी के थ्रू ही हम चूज़ करने वाले हैं, ठीक। आप सूखी ज़मीन में राइस नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। वैसे ही आप अपने ज़मीन को देखते हुए क्रॉप को चूज़ करेंगे, ठीक है। आप कितनी क्रॉप्स लगाना चाहते हैं वो भी डिपेंड करेगा for selecting the crop in crop rotation. Okay. With this, we end this part. We will come with the next part soon.